दोस्तों आज की जो सच्ची घटना आप सुनने वाले हो उसे सुनने के बाद आपको ये तो भरोसा हो जाएगा कि किसी अनजान शख्स पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। और नंबर 2, ये बोल हैं उन क्रिमिनल्स के लिए जो अपने आप को फन्नी का समझते हैं। किसी के साथ पंगा लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो गाइज आज की जो ये ट्रू स्टोरी है ये भी सुनने में थोड़ी सी ना नकली सी लगेगी, लेकिन यकीन करिए ये बिल्कुल सच्ची है और मुझे इसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा सारी घटनाओं के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हमेशा देता हूँ, जाकर खुद पढ़िए। अगर इस कहानी को आप बिना स्किप किए पूरा देखते हो तो आप अंदर से झंझोड़ने वाले हो, डर के कांप उठोगे। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसे यह वीडियो बहुत ही गहराई से समझनी है वो अपनी आंखें बंद कर लेना। सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद एडिट करके आपको दिखाएगा और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि हमारा बोलने का तरीका ही कुछ इस तरह का है कि सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा, वो भी 8K हाई रेजोल्यूशन में। जिन्हें आंखें खोल के वीडियो देखनी है मोस्ट वेलकम, लेकिन जो आंखें बंद करके देखना चाहते हैं सबसे पहले वो इन कैरेक्टर्स के नाम सुनते जाएं। ये है डॉजवेल और ये है इनकी वाइफ क्रिस्टन। अभी एक और कैरेक्टर है जिसकी फोटो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, उस वक्त आप अपनी आंखें खोल लेना। तो चलो आज की खतरनाक ट्रू स्टोरी को शुरू करते हैं, तो कर लीजिए अपनी आंखें बंद। 3 सितंबर सन 1986, करीब आधी रात, वक्त होगा 11 से 12 बजे के बीच। डॉजवेल और उसकी वाइफ क्रिस्टन अमेरिका के वेस्टर्न मोंटाना में अपने घर वाले इस सड़क पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने नोटिस किया कि एक कैंपर वैन उनके घर के सामने पार्क की हुई थी। कैंपर वैन समझ लीजिए वही कैंपर वैन जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं और वैन के अंदर ही सो जाया करते हैं, मतलब पूरी फैसिलिटी उस कैंपर वैन के अंदर होती है। भारत में भी आपको ऐसी कई कैंपर वैन्स देखने को मिल जाएंगी। लोग ज्यादातर इन कैंपर वैन्स को हॉलिडे के लिए यूज में लेते हैं या पूरे देश को घूमने के लिए। डॉज और उसकी वाइफ दोनों ने ही पहले उस वैन को कभी अपने घर के बाहर खड़ा हुआ नहीं देखा था और ना ही उस वैन को वो पहचानते थे। तो डॉज और उसकी वाइफ अपनी कार को साइड पर लगाकर उस कैंपर वैन के पास जाते हैं जो वहां पार्क थी। फिर डॉज अपनी वाइफ को घर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं जाती, वो अपनी कार के पास ही खड़ी रहती है। फिर डॉज उस कैंपर वैन के नजदीक जाता है और उसके शीशों से अंदर झांकने की कोशिश करता है। तो वो देखता है तो उसने देखा कि एक शख्स कैंपर वैन की फ्रंट सीट पर सो रहा है। डॉज ने उस शख्स को उठाने की कोशिश तो खैर नहीं की, लेकिन वो अपनी वाइफ के पास जाकर यह बता देता है कि हाँ, एक शख्स अंदर वैन के अंदर सोया हुआ है। सड़क पर इसने रैंडमली पार्क कर लिया होगा और सो जाएगा, हम कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि ये सड़क हमारी तो है नहीं। तो वो आराम से अपने आप चला जाएगा। खैर उन्होंने इस बात को टाल दिया और वो दोनों चुपचाप अपने घर में चले जाते हैं। डॉज की वाइफ क्रिस्टन सोने की तैयारी करती है। वो अभी चादर और तकियों वगैरह को लगा ही रही थी कि डॉज भैया को याद आता है कि कल तो कचरे वाला कचरा लेने आएगा। तो वो घर में जितना भी कचरा फैला हुआ था उसे समेटने लगता है और सोचने लगता है कि मैं क्यों ना अभी इसे बाहर रखाऊं। तो वो सीढ़ियों से नीचे आता है और घर के सारे कचरे को एक जगह इकट्ठा करता है और बाहर रखने चला जाता है ताकि उसे सुबह उठना ना पड़े। जब भी वो कचरे वाला आएगा वो अपने आप कचरे को लेकर चला जाएगा। जब वो कचरा रखने के लिए बाहर गया तो कचरा रख के जब वो अपने घर के मेन दरवाजे के बाहर अपने लाउंज में पहुंचा तो उसने अंधेरे में किसी शख्स को देखा। तो उसने देखा कि वही शख्स जो उसने थोड़ी देर पहले उस कैंपर वैन के फ्रंट सीट पर सोया था, वही आदमी वो अब उसके सामने खड़ा था। तो डॉज ने बड़ी सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाए और उस शख्स पर जोर से चिल्लाया और बोला, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी प्रॉपर्टी है। ये सुनते ही आगे वाले ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उस शख्स का सीधा सीधा मतलब था हाथ ऊपर करने का कि मैं तुम्हें कोई हार्म करने नहीं आया हूँ, कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा और मैं निहत्था हूँ। फिर उस शख्स ने यानी उस कैंपर वैन वाले आदमी ने अपना नाम बताया। वो बोला, मेरा नाम वेन नैंस है, मैं उसे शॉर्ट में नैंस बोलूंगा। और वो आगे बोला कि मैं आपकी वाइफ क्रिस्टन के साथ फर्नीचर वाली शॉप में काम करता हूँ। फिर डॉज ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुम काम करते हो तो हमारे घर पर क्या कर रहे हो? कोई काम है तो बताओ। फिर वो शख्स यानी नैंस बताने लगता है कि जब वो सुबह इसी रास्ते से गुजर रहा था और जैसे ही मेरी नजर आपके घर पर पड़ी तो मैंने एक आदमी को देखा जो कि आपके घर की खिड़की में से अंदर की ओर झांक रहा था और ब्लैक कलर की टोपी उसने अपने सर पर पहनी हुई थी। उसके काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा भी ढका हुआ था, जिसकी वजह से मैं उसे पहचान तो नहीं पाया, लेकिन मुझे यह पता था कि यह क्रिस्टन का घर है। और जब मैंने उस आदमी को आवाज लगाई तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर मुझे शक हुआ तो मैं घर के पास आया तो मैंने देखा कि घर तो लॉक है, मतलब आप लोग जरूर
मार्केट गए होंगे, यानी वो डोज को ये कह रहा था। तो नैन्स ने सोचा कि जब तक क्रिस्टियन घर नहीं लौटती तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। तो उसने तय किया कि तुम लोगों के लौटने तक वो अपनी गाड़ी घर के बाहर पार्क कर देगा, ताकि उस अज्ञात शख्स को ऐसा लगे कि घर में कोई है और वो घर के अंदर ना जा सके। लेकिन जब तक डोज और उसकी वाइफ क्रिस्टियन वापस लौटे तो नैन्स ने बताया कि मैं अपनी गाड़ी अपनी कैंपर वैन में ही सो गया था। इस पॉइंट तक डोजवेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी पर एक अनजान शख्स जो कि अपना नाम बताता है नैन्स, और वो बात कर रहा है किसी दूसरे अनजान व्यक्ति की जो उसके घर में झांक रहा था। लेकिन डोज इन दोनों को ही नहीं जानता था और उसने क्रिस्टियन को नीचे बुलाकर पूछा भी नहीं। डोजवेल नैन्स से पूछता है कि क्या तुमने उस व्यक्ति को जो हमारी खिड़की से झांक रहा था उसको दोबारा हमारे घर के पास देखा है, यानी उसी काली टोपी वाले को। नैन्स ने कहा कि नहीं, क्योंकि उसके पास फ्लैशलाइट नहीं थी। नैन्स ने डोज से कहा कि अगर तुम फ्लैशलाइट ले आते हो तो हम दोनों घर के चारों ओर अच्छे से चेक कर सकते हैं, तो क्यों ना तुम फ्लैशलाइट ले आओ। डोज ने कहा हाँ बात तो सही है। फिर डोज ने तहे दिल से नैन्स का शुक्रिया अदा किया। फिर डोज ने नैन्स से घर पर आने के लिए भी पूछा ताकि वो दोनों मिलकर फ्लैशलाइट ढूंढ सकें, तो नैन्स ने कहा क्यों नहीं। उसके बाद डोज और नैन्स दोनों ही घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। डोज पहले गया और नैन्स उसके पीछे पीछे, और जैसे ही वो शख्स यानी जिसका नाम है नैन्स वो घर के अंदर एंटर होता है, वो दरवाजे को बंद कर देता है और उसे लॉक कर देता है और अपनी कमर के पीछे शर्ट के नीचे छुपा हुआ लोहे का रोड निकाल लेता है और डोज के पीछे से उसके सर पर दे मारता है, उस पर हमला कर देता है। जब डोज अपना सर पकड़ उसकी ओर मुड़ता है, नैन्स फिर से उसके मुंह पर हमला कर देता है, और जब वो दोनों जमीन पर एक दूसरे से जूझ ही रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, तब तक क्रिस्टियन जो कि ऊपर वाली फ्लोर पे थी वो नीचे से आ रही आवाजों को सुनकर सीढ़ियों से नीचे की ओर भागती है। वो जैसे ही नीचे पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति यानी डोज सर से लहूलुहान हुआ पड़ा था और उसके सर से लगातार खून बह रहा था, और उस शख्स यानी नैन्स के वार से भी अपने आप को जमीन पर पड़ा बचा रहा होता है, मतलब पूरा संघर्ष कर रहा होता है। नैन्स डोज की वाइफ को देख जल्दी से खड़ा होता है और जो ये अज्ञात शख्स नैन्स होता है वो डोज के पास खड़ा उस पर लातों से जोर जोर से हमला कर रहा होता है। क्रिस्टियन जब सीढ़ियों से नीचे आती है उसके कुछ करने से पहले नैन्स ने उसे सीढ़ियों से नीचे उतरते देख लिया था, जिसके बाद नैन्स ने क्रिस्टियन पर बंदूक तान दी थी और उसे कहा कि तुम नीचे आओ और अपने पति के हाथ पैर बांध दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति और तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। क्रिस्टियन सीढ़ियों पर खड़ी बिल्कुल डर चुकी थी और सिर्फ यही दुआ कर रही थी कि ये सिर्फ चोरी चकारी वाला ही केस है, ये सिर्फ रॉबरी ही हो, फिर वो यहाँ से चला जाएगा। इसके बाद क्रिस्टियन नीचे आई और नैन्स ने उसे रस्सी पकड़ाई और कहा चलो अपने पति को जल्दी से बांध दो। क्रिस्टियन ने वैसा ही किया, ये जाने बिना ही कि वो आगे क्या करने वाला है। इसके बाद नैन्स क्रिस्टियन को ऊपर वापस उसके कमरे में ले गया, जहां उसने क्रिस्टियन को ले जाकर उसे भी बांध दिया। बांधने के बाद नैन्स वापस नीचे डोज के पास चला गया और उसे टांगों से पकड़कर घसीटते हुए सीढ़ियों के ऊपर से नीचे बेसमेंट में ले गया, जहां उसने डोज को एक लकड़ी के पिलर, एक लकड़ी का खंबा कह लो, उसके साथ उसे बांध दिया और उसे जंगली जानवरों की तरह मारने लगा, जिसकी वजह से डोज अधमरा हो चुका था। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद नैन्स ने 8 इंच का ब्लेड डोज के सीने पर रखा और उसे धीरे धीरे अंदर करता गया। जब तक वो पूरा ब्लेड अंदर नहीं गया तब तक वो जोर लगाता गया। खून की मानो जैसे नदियां बह गई थी, और जब नैन्स ने डोज के सीने से उस ब्लेड को बाहर निकाला तब डोज आगे की ओर झुक गया। उसके बाद नैन्स सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर चला गया डोज की वाइफ क्रिस्टियन को देखने। जब वो सेकंड फ्लोर पर पहुंचा तो वो देखता है कि क्रिस्टियन रस्सियों से आधी बाहर निकल चुकी थी और कमरे में पड़े लैंडलाइन फोन तक पहुंच चुकी थी, और वो फोन क्रिस्टियन के अभी कानों पर लगा हुआ था, मानो कि जैसे अभी वो बस बात ही करने वाली है किसी से। और आप समझ गए होंगे किससे, पुलिस से। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले ही, ये सब देखते ही नैन्स ने उसके ऊपर जोर से छलांग लगाकर सब कुछ रोक दिया और फोन की केबल को काट कर फोन को तोड़ दिया, और फिर उसे टॉर्चर करने के बाद उसे फिर से अच्छे से बांध दिया। क्रिस्टियन को बांधने के बाद वो वापस नीचे सीढ़ियों से होता हुआ बेसमेंट में पहुंचता है, ये देखने के लिए कि डोज अभी मरा है या जिंदा है। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि डोज उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में वो पहले उसे छोड़ के गया था
उसी पोजीशन में आगे की ओर झुककर लटका हुआ था। यानी अब नैन्स को यह विश्वास हो गया था कि वो मर चुका है। यह देखने के बाद नैन्स क्रिस्टन के साथ बुरा बर्ताव करने फिर से ऊपर चला जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। डॉज अभी भी मरा नहीं था, वो मरने की एक्टिंग कर रहा था। कुछ भी हो जाए वो अपनी वाइफ क्रिस्टन को बचाना चाहता था, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था। जब नैन्स दूसरी बार ऊपर गया था, उसके बाद डॉज जिसके सर पर और उसकी चेस्ट पर चोट लगी हुई थी, उसी हालत में रेंगता हुआ रस्सियों से बाहर निकलता है और अपने वर्किंग टेबल तक पहुंच जाता है, जिसके ऊपर उसकी गन पड़ी हुई थी, क्योंकि डॉज एक गन स्मिथ था। डॉज गन को उठाता है और उसे लोड करता है, सिर्फ एक गोली से, जो टेबल के ऊपर ही पड़ी हुई थी। उसके बाद वो सीढ़ियों के किनारे पहुंचता है और ऊपर की ओर निशाना तानते हुए सीढ़ियों से होते हुए मेन फ्लोर की ओर बढ़ने लगता है। जब वो मेन फ्लोर पर पहुंचता है तो डॉज को नैन्स यानी वो शख्स दिखाई नहीं देता। अच्छे से देखने के बाद भी उसे नैन्स कहीं दिखाई नहीं देता और तभी ऊपर से उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो भी ऊपर की ओर जाने लगता है। जब वो रेंगता हुआ ऊपर पहुंचता है तो हॉल से दो रास्ते निकलते थे, एक लेफ्ट और एक राइट। जब वो ऊपर बढ़ रहा होता है तो उसे ऊपर से लेफ्ट से बीवी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ उसे हॉल में किसी के चलने की यानी भारी पैरों की आवाज भी सुनाई देती है, जो कि उसी की तरफ बढ़ रही होती है। तो हमारा भाई डॉज सीढ़ियों पर ही अपनी पोजीशन ले लेता है और अपनी चेस्ट पर बंदूक रख के उसका मुंह सामने की ओर रखता है और अपने अटैकर का इंतजार करने लग जाता है। और जब नैन्स अपने हाथ में चाकू लिए जरा सा भी साइड से दिखाई दिया तो उसी वक्त डॉज ने फायर कर दिया और वो गोली नैन्स के पेट में जाकर लगी। नैन्स पीछे हट जाता है और पेट पकड़कर नीचे बैठ जाता है और सोचता है कि ये क्या हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ अभी हुआ क्या। वो सुन पड़ जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। और वही डॉज, उसने अपने मन को यह समझा लिया था, चाहे मैं मर जाऊं, चाहे मुझे कोई काट दे, मुझे अपनी बीवी को बचाना है। उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। वो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर अपनी बीवी को रखता है, अपनी जान की परवाह किए बिना। फिर डॉज अपनी राइफल को, क्योंकि गोली तो उसमें एक ही थी, वो अपनी राइफल को उल्टा घुमाता है और बेसबॉल बैट की तरह पकड़ लेता है। तो वो हॉल की तरफ अपना रास्ता कंप्लीट करता हुआ नैन्स के ऊपर हमला कर देता है और नैन्स डॉज के वार से बचने की पूरी कोशिश करते हुए अपने पेट के बल रेंगता हुआ पीछे हटने लगता है और वो बचता हुआ क्रिस्टन के रूम में चला जाता है और सोचता है कि ये मैंने किससे पंगा ले लिया। फिर नैन्स अपना वहां पड़ा पिस्तौल उठाता है और दरवाजे की ओर 3 फायर करता है जहां डॉज खड़ा होता है, लेकिन डॉज भैया को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से बिल्कुल नहीं हटता। वो तो पहले ही सोच कर आया हुआ था, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एक गोली तो उसके घुटने पर जाकर लगती है और बाकी 2 मिस हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नैन्स की ओर बढ़ने लगता है और उस पर अपनी बंदूक के पिछले हिस्से से वार करता रहता है। डॉज नैन्स पर इतनी बार और इतनी जोर जोर से वार करता है कि बंदूक का पिछले वाला हिस्सा ही टूट जाता है, जो कि लकड़ी से बना होता है और लोहे की पाइप मुड़कर टेढ़ी एल शेप में ढल जाती है। एक पॉइंट पर तो नैन्स इतना अधमरा हो गया कि वो अपनी बंदूक ही छोड़ देता है और डॉज ये मौका बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता था। उसने नैन्स की उस पिस्तौल को उठाया और बाकी बचे राउंड नैन्स के सर में उतार दिए। कुछ समय बाद वहां पुलिस और पैरामेडिक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉज और उसकी वाइफ क्रिस्टन फुल रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन नैन्स इतनी चोटों की वजह से बच नहीं पाता। उस नैन्स की आत्मा भी ये सोच रही होगी कि ये किससे पाला पड़ गया। खैर उसे पता नहीं था कि एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए किस हद तक पहुंच जाता है। खैर उसकी आत्मा नर्क में जाए। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, यह पता करने के लिए कि ये साला वेन नैन्स है कौन। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चलता है कि वेन नैन्स एक सीरियल किलर था, जिसके सर पर ऑलरेडी 6 केस बोल रहे थे, जो कि उसने 1974 से लेकर 1986 के बीच किए थे। नैन्स ने मरने से पहले अपने द्वारा किए गए किसी भी मर्डर को कबूल नहीं किया था, जिसकी वजह से उसने आज तक कितने दर्जन लोगों को मौत के घाट उतारा ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। सुनने में तो यह भी आता है कि 100 से भी ज्यादा लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। इस सच्ची कहानी से आपको क्या सीख मिली कि कोई भी अज्ञात शख्स जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते उसे अपने घर में मत आने दो। अगर वो घर में घुस भी आए और आपको जरा सा भी शक हो तो अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी हथियार अपने पास रखिए। ठीक रहिए, सुरक्षित रहिए।
ओवर एंड आउट।